गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पे अगर हमें डिस्कस जो करना है, अगर थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहां पे हमने देखा था कि जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उस पार्ट पे हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। जैसे उसमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, उस पे हमने न्यूमेरिकल किया था, ऑब्जेक्टिव भी किए थे और कन्वेंशनल क्वेश्चन भी किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इंडेक्स प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। जब इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी, जब कोर्स ग्रेन की सेपरेट पढ़ लेंगे उसके बाद फाइन ग्रेन की सेपरेट पढ़ लेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को सबमर्ज कर देंगे एक साथ में। उसके बाद में हम लोग सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। जब तक आपको इसके बेसिक फंडा क्लियर नहीं होंगे तब तक आप सॉइल को क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोर्स ग्रेन सॉइल की जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है और जो भी फाइन ग्रेन सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है उनका आपको बेसिक फंडा, उसकी प्रॉपर्टी, उसके फार्मूलेज आपको क्लियर होने चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो ये करेंगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल में हमको पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो डिस्कस किया था कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल में मैंने पहला पैरामीटर जो डिस्कस किया, मैं एक बार रिमेंबर आपको दोबारा करा देता हूं, याद दिला देता हूं कि आप देखो, सबसे पहले मैं यहां पे जो बात किया था वो हमने शेप की बात की थी, उसके बाद हमने साइज की बात की थी, उसके बाद में हमारा जो रिलेशन है वो रिलेटिव डेंसिटी है। किससे है? रिलेटिव डेंसिटी, जिसको मैं शॉर्ट में आईडी से भी नोट करता हूं, डेंसिटी इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। तो आज का जो डिस्कशन हमारा ये है, इस साइड में मैंने फाइन ग्रेन लिखा था, फाइन ग्रेन में कंसिस्टेंसी इंडेक्स था, सारे पैरामीटर्स मैंने लिखे थे। ठीक है, अब आपको जो डिस्कशन मैंने यहां पे शेप के बारे में बताया था कि राउंडेड होता है, कि आपका एंगुलर होता है। उसके बाद में अगर साइज की बात करें तो साइज में मैंने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा था, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए पढ़ा था। अभी फाइन के लिए भी उसको डिस्कस करेंगे कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, उसमें आपका हाइड्रोमीटर क्या होता है, पीपेट मेथड क्या होता है, उसके बारे में इस क्लास के बाद में डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। आज का जो डिस्कशन है वो आपका है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमारा है वो है रिलेटिव डेंसिटी, जिसके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझना जरूरी है, यहां पे जो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स और डिग्री ऑफ डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईडी से। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि जो पैरामीटर्स हैं इनका जो नाम लिखा है आपने यहां पे बोर्ड पे कि व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, उसके बाद डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद में क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ डेंसिटी। अब एसएससी जेईई ने एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि एक डिफिनेशन बना के पूछ दिया रिलेटिव, जो रिलेटिव आपका डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी पे उसने ये क्वेश्चन पूछा कि आपको इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो और दूसरा इसका नाम हो जाता है डेंसिटी इंडेक्स या इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं। सबसे खास बात इसका जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, relative density is most important parameter, most important parameter for coarse grained soil। किसके लिए होता है? coarse grained soil like कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक ग्रेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेवल कॉमा दैट इज सैंड।
तो आपको ये ब्रैकेट में ध्यान रखना है कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, जिसका पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा रहता है, जैसे ग्रेवल की बात कर लें, सैंड की बात कर लें। अब सैंड में कुछ भी आ सकता है, कोर्स सैंड भी आ सकता है, मीडियम सैंड भी आ सकता है, ग्रेवल कोर्स ग्रेवल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और फाइन ग्रेवल भी हो सकता है। तो ये पैरामीटर किसके लिए लिया जाता है? जो कि आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए लिया जाता है। फाइन ग्रेन के लिए क्यों नहीं लिया जाता है, इसका रीजन आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट मेजर्स रिलेटिव डेंसिटी, मेजर्स डेंसनेस एंड लूजनेस ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या मेजर करता है? डेंसनेस और लूजनेस को बताता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। इंजीनियरिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था। इस टर्म का मतलब होता है, इंजीनियरिंग बिहेवियर का मतलब होता है दैट इज बियरिंग कैपेसिटी। पहले लेक्चर में मैंने इसको पढ़ाया था, बियरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ। तो ये जो पैरामीटर होते हैं इनको आप कहते हो दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग बिहेवियर। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल बिकॉज इसका रीजन क्या होता है? अब इसको समझते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इंजीनियरिंग बिहेवियर कैसे पता करता है, क्यों? देखो, सॉइल जब लूज स्टेट में होगी तो उसकी शियर स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि उसकी इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं हो पाती है। और सॉइल अगर आपकी डेंस स्टेट में रहती है तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग काफी अच्छे से, एक पार्टिकल दूसरे से इंटरलॉकिंग में फंसा रहता है। जब इंटरलॉकिंग में अच्छे से वो फंसा रहेगा तो आप देखोगे कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप देखोगे इस केस में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, खास बात यह है, if the two soil have same wide ratio, ध्यान दीजिएगा यहां पे, सेम वाइड रेशियो, अगर सेम वाइड रेशियो है, नो नॉट, यहां पे कह सकते हो इफ द टू सॉइल हैव सेम वाइड रेशियो, अगर दो सॉइल हैं जिनका वाइड रेशियो क्या है? सेम है, then need not the engineering behavior will be same। अगर दो सॉइल है, एक सॉइल सैंपल ये आपने इधर ले लिया, दूसरा सॉइल सैंपल इधर ले लिया, और उन सॉइल के देर में भी चांस कि आपके वाइड रेशियो सेम आ गए, तो आप नहीं कह सकते कि उसका इंजीनियरिंग बिहेवियर क्या होगा? सेम। तो आप देख सकते हो नीड नॉट द इंजीनियरिंग बिहेवियर विल बी सेम। अब एक खास बात और, इफ द टू सॉइल हैव relative density have same relative density जिसको ब्रैकेट में शॉर्ट में RD भी लिखते हैं और ID भी लिखते हैं। ठीक है, या डेंसिटी इंडेक्स की भी बात करते हैं। देन engineering behavior of soil will be same। क्या हो जाएगा? सेम। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सॉइल, उसका आप रिलेटिव डेंसिटी देखोगे, अगर वो सेम रहता है तो आप देख सकते हो कि उसका जो इंजीनियरिंग बिहेवियर होता है वो क्या होता है? आपका सेम। लेकिन वाइड रेशियो अगर आपका मान लिया कि
सेम रहता है दो सॉइल का, तो आप नहीं कह सकते कि उसका इंजीनियरिंग बिहेवियर सेम होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इसके जो मैथमेटिकल टर्म हो सकता है जिसके बारे में हमको यहां पे देखना है। तो मैथमेटिकल टर्म हम देखेंगे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पे थोड़ा सा देखेंगे कि ये मैथमेटिकल टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि इसका मैथमेटिकल टर्म क्या होता है और ये कैसे पूछा जाता है। तो अगला जो हमारा टर्म है वो मैथमेटिकल टर्म है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आपको एक बात और बता दें, जितना भी सॉइल आपने पढ़ रखा है प्लीज आप पहले लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक जब तक हमने कंप्लीट किया है आप उनको रिवाइज करते रहिए, ताकि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको रिवीजन के साथ जब क्लास को पढ़ोगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बेसिक फंडा सॉइल का बार बार यूज होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी लेक्चर सॉइल में आपने पहले पढ़ रखे हैं प्लीज आप पर डे उसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि जो चीज आपने 15 दिन पहले 20 दिन पहले पढ़ रखी होगी वो भूल जाओगे। अब मैथमेटिकल टर्म की बात करते हैं, किसकी? मैथमेटिकल टर्म की। तो यहां पे है मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल टर्म्स। अब मैथमेटिकल टर्म की अगर हम बात करें यहां पे तो क्या हो सकता है? देखो इसको अगर हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी, जिसको आरडी से डिनोट करते हैं, आरडी और आईडी, ठीक है। तो आईडी इजकल टू जो फार्मूला होता है इसका है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, ध्यान दीजिएगा नेचुरल, नेचुरल स्टेट में वाइड रेशियो अपान ई मैक्स माइनस ई मिन इंटू 100 अगर आपको परसेंटेज में लिखना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखो डिफिनीशन किस फॉर्म में बनाएगा, ये तो मैथमेटिकल टर्म है। मैं डिफिनीशन यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि डिफिनीशन याद करना कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा हमारे दिमाग में आसान रहता है। अब देखो यहां पे कैसे याद करते हैं, डिफिनीशन कैसे होती है, ऐसे बोलेगा इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वाइड रेशियो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वाइड रेशियो एंड नेचुरल वाइड रेशियो टू द मैक्सिमम वाइड रेशियो एंड मिनिमम वाइड रेशियो। तो दोनों में जो रेशियो है, एक बार ऊपर मैक्सिमम में से किसको सब्ट्रैक्ट किया है? नेचुरल वाइड रेशियो को, और दूसरे में किसको सब्ट्रैक्ट किया है? आपका मिनिमम वाइड रेशियो। अब ये मैक्सिमम वाइड रेशियो क्या होता है और मिनिमम वाइड रेशियो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर इसके जो टर्म की बात करें उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज दिस इज द ई मैक्स वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट डिपॉजिट बोलो या स्टेट बोलो, लूजेस्ट स्टेट का मतलब अवस्था, लूजेस्ट स्टेट में मतलब उसके पार्टिकल काफी दूर दूर हैं। जब काफी दूर दूर रहते हैं तो उसे लूज स्टेट में बोलते हैं, लूजेस्ट स्टेट या डिपॉजिट भी बोल सकते हो। कोई नेचुरल डिपॉजिट है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग ई मिन की, दैट इज वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट, ठीक है। डेंसेस्ट, देखिए जितना ज्यादा सॉइल डेंस होगी उतने ही वाइड रेशियो क्या होंगे? कम होंगे, और जितना ही सॉइल लूज होगी उतना वाइड रेशियो क्या होगा? ज्यादा। तो इसीलिए लूज स्टेट में हमने वाइड रेशियो में मैक्सिमम का टर्म ऐड किया, और जब डेंस स्टेट में सॉइल थी तब हमने क्या किया? मिनिमम को वैल्यू को कंसीडर किया। अब बात करते हैं ई नेचुरल, दैट इज ई नेचुरल वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट। नेचुरल का मतलब है ग्राउंड के नीचे जो भी सॉइल पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, सपोज दिस इज द ग्राउंड, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट
ये आपका ग्राउंड है, क्या है, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, जीएल लेवल, क्लियर। और आपने क्या किया, यहां पे एक सैंपल ला करके, ये सॉइल है जो कि यहां पे है सॉइल, इस सॉइल को आपने क्या किया, ये नेचुरल स्टेट में सॉइल नीचे थी, आप एक सैंपल में लेके आए इसको, तो आप देखोगे सपोज ये आपकी नेचुरल स्टेट में, तो कुछ इस तरीके से रहेगी, जैसे कुछ पार्टिकल इस तरीके से आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत स्पेसिंग भी इसमें रहेगी, दिस इज द, अगर आप देखोगे दिस इज द, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सॉइल आपकी क्या है, नेचुरल स्टेट में है। तो आप देखोगे दिस सॉइल इज नेचुरल स्टेट, किसमें है, नेचुरल स्टेट। अब नेचुरल स्टेट सॉइल को आपने बाहर निकाल लिया, कहां निकाल लिया, बाहर, क्योंकि जो नेचुरल स्टेट में सॉइल रहेगी उसके पार्टिकल आपस में एक दूसरे के क्लोजर रहते हैं, लेकिन जैसे ही सैंपल को आप बाहर निकालोगे तो पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा अलगाव होना शुरू हो जाता है। इस अलगाव की वजह से अगर हम बात करें, इस सैंपल को मैं बाहर लेके आता हूं, दैट इज सैंपल इज इस तरीके से, अगर आप देखोगे इस सैंपल को अगर मैं बाहर लेके आया तो आप सैंपल को देखोगे इस तरीके से, अगर मैं सैंपल को बाहर लेके आता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही सॉइल को बाहर निकालोगे तो पार्टिकल जब आप देखोगे यहाँ पे सैंपल से, इसको मैं एक बाहर लेके आता हूं, उसको वॉल्यूम को फिक्स रखता हूं, तो आप देखोगे कि इनके बीच में जो गैपिंग है डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये अनडिस्टर्ब केस का है, दैट इज अनडिस्टर्ब सॉइल, अनडिस्टर्ब सॉइल, और ये जो हो जाएगी वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड सॉइल, ठीक है। अब देखोगे यहां पे जो वाइड रेशियो थोड़ा गैपिंग आपस में थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तो आप इस तरीके से पार्टिकल को देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे जो वाइड रेशियो है, ये वाला जो केस हो जाएगा ई मैक्सिमम केस हो जाएगा, जो कि आप इसको लूजेस्ट स्टेट बोल सकते हो। या एक काम ऐसा भी कर सकते हो, इस सैंपल के आप ले लीजिए और इसको आप क्या करिए, किसी ग्राउंड पे फैला दीजिए। सैंपल से लेके आया सॉइल, आपने क्या कर दिया, डंप कर दिया। तो आप डंप करोगे तो पार्टिकल इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल के बीच में वाइड रेशियो होगा, क्योंकि जब पार्टिकल, इस कंटेनर को हटा सकते हो, चाहो तो हटा दो, मैं इस सैंपल को बाहर लेकर के एक ग्राउंड पे मैंने क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अभी तो ये पार्टिकल इस सैंपलर की वजह से आपस में क्लोजर थे, लेकिन जैसे इसको डंप करोगे तो ये पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर दराज जाएंगे। जब दूर दराज जाएंगे तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, गैपिंग हो जाएगा और ये लूज स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, इस पे हमने क्या कर दिया, इसी सॉइल को मैंने क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। आफ्टर कंपैक्शन, आफ्टर कंपैक्शन की अगर बात करें तो आप देखोगे जब इसको कंपैक्ट करोगे, इस सैंपल को लेकर के मैंने क्या कर दिया, कंपैक्ट कर दिया, ठीक है। जब कंपैक्ट करोगे तो क्या होगा, जो इसका क्लोजर है काफी ज्यादा क्लोज पार्टिकल आ जाएंगे। इस तरीके से आप देखोगे कंपैक्शन करने के बाद में इसके जो पार्टिकल होंगे बहुत ज्यादा क्लोजर आ जाएंगे। जब बहुत ज्यादा क्लोजर आ जाएंगे तो आप देखोगे कि इसका जो वाइड रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये जो सैंपल है आपका, दैट इज दिस सैंपल आफ्टर कंपैक्शन, ये आप देखोगे दिस इज डेंसेस्ट स्टेट, डेंसेस्ट स्टेट, और इसमें जो आएगा आपका ई मिनिमम वाइड। भाई देखिए यहां पे आप देखिए इसके बीच में कुछ गैपिंग अलग, ये वाइड है आपका, ये स्पेसिंग है कुछ, अगर आप देखना चाहो यहां पे डायग्राम में तो आप देखोगे कि ये आपका वाइड हो गया, ये वाइड हो गया, ये वाइड हो गया, ये वाइड हो सकता है। लेकिन जैसे आप इस स्टेट में आओगे, वाइड का साइज देखिए बढ़ गया, ये वाइड का साइज बढ़ गया, ये वाइड का साइज बढ़ गया, ये वाइड का साइज बढ़ गया। लेकिन जैसे डेंसेस्ट स्टेट में जाओगे तो यहाँ पे वाइड देखिए बहुत छोटे छोटे वाइड्स हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, ये वाइड्स हैं आपके, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ये स्टेट जो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड डेंसेस्ट स्टेट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक खास बात हम बात करते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक की वैल्यू को आप क्लासिफाई कर पाओगे। अब मुझे जो पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि क्लासिफाई कैसे करते हैं, जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, दैट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, सॉइल
ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। क्लियर? एक साइड में मैं क्या करता हूं, जो वैल्यूज है, एक साइड में जो है आपका डेंसिटी इंडेक्स है, दैट इज डेंसिटी इंडेक्स, या इसको बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? दूसरे साइड में अगर हम बात करें, यहां पे जो है आपका डेंसिटी इंडेक्स है और यहां पे क्या है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई। क्लियर? अब सपोज डेंसिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है ये परसेंटेज में है, जिसको आप आईडी डिनोट कर रहे हो, और दैट इज ये परसेंटेज में है। सपोज दैट कि ये वैल्यू आपकी, सबसे पहले मैं बात करूं तो दिस इज द 0 से अगर 15% के वैल्यू बीच में आती है, 0 से 15% के बीच में अगर कोई वैल्यू आती है तो इसमें आप देखोगे ये दिस इज कॉल्ड वेरी लूज। यहां पे अगर आप देखोगे दैट इज वेरी लूज सॉइल आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो 15 से लेकर के 35% के बीच में जब कोई वैल्यू होती है तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड लूज सॉइल और ग्रेवल। कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी के लिए भी वैलिड है, सैंड भी हो सकता है और आपका ग्रेवल भी हो सकता है। तो लूज सॉइल आप बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो ग्रेवल। अब अगली वैल्यू जो लाई करती है वो 35 से लेकर के 65 लाई करती है, जिसको बोलते हैं मीडियम डेंस, दैट इज कॉल्ड मीडियम डेंस। नेक्स्ट अगर बात करें तो 65 से 85 के बीच में वैल्यू आती है, 65 से 85 के बीच में वैल्यू आती है, जिसको आप देखोगे ये जो वैल्यू कंसीडर की जाती है वो डेंस सॉइल में आती है। किसमें आती है? डेंस सॉइल। अगर बात करें 85 से 100 के बीच में अगर हम वैल्यू को कंसीडर करें तो यहां पे जो वैल्यू आती है इसका नाम जो दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वेरी डेंस सॉइल, दैट इज वेरी डेंस सॉइल इसको बोलते हैं। ठीक है? तो आप देखोगे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इस तरीके से आपने सपोज रिलेटिव डेंसिटी किसी फार्मूले से, आपने जो ये फार्मूला है सपोज ये वैल्यू ई मैक्स की दी थी, ई नेचुरल दिया था, ई मैक्स दिया था, ई मिनिमम दिया था, आपने देखा इसको जो क्लासिफिकेशन करना था आपने रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट किया, सपोज आपकी वैल्यू जो है वो 50% आ गई। अब 50% किसके बीच लाई करेगा? 35 से 65 के बीच में लाई करेगा। तो उस केस में आप देखोगे इस सॉइल का जो क्लासिफिकेशन होगा आप उसको बोल पाओगे क्या? मीडियम डेंस सॉइल। तो इस तरीके से एसएससी जेईई में, चाहे वो गेट का एग्जाम हो और चाहे वो आईईएस का एग्जाम हो, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आपके बन जाते हैं कि कई बार तो इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार इसका जो आपने देखा कि ये किस सॉइल के लिए सुटेबल होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होता है। अब फ्रेंड्स मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि क्यों हम रिलेटिव डेंसिटी को कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए पढ़े, सैंड के लिए पढ़े, ग्रेवल के लिए पढ़े, क्ले के लिए क्यों नहीं हम कर सकते? अब बहुत अच्छा इसका रीजन सोचिए, आप देखिए यहां पे फोकस करिए कि इसका रीजन ये है कि अगर सपोज ये नेचुरल स्टेट में मान लिया कुछ देर के लिए मान लेते हैं सिल्ट या क्ले है, और सिल्ट और क्ले को अगर आप यहां से सैंपल लेके आते हैं, फिर आपने क्या किया, इसको लूज स्टेट में ग्राउंड पे डंप कर दिया। ठीक है? सैंपल से निकाल करके इसको क्या कर दिया? डंप कर दिया। आप देखोगे कि जो क्ले है या सिल्ट है उसमें कोहेशन होता है, और सैंड जो थी वो कोहेशन लेस सॉइल थी, जिसमें कोहेशन लेस पार्टिकल होगा वो इधर उधर बिखर सकता है, लेकिन जिसमें कोहेशन रहता है उसके पार्टिकल आपस में कोहेशन के कारण चिपके रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के कारण बंधे रहते हैं, तो ऐसे पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं। तो इस केस में आप देखोगे कि जो क्ले का केस होगा उसमें पार्टिकल जो है आपका लूजेस्ट स्टेट में नहीं जा पाता है। दूसरी बात, क्ले का कॉम्पैक्शन करना भी क्या होता है? मुश्किल होता है। क्यों? क्ले के केस में आप देखोगे कि जो उनके वाइट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है? तो उस केस में जब क्ले को हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसकी रीमोल्डिंग होना शुरू हो जाती है। रीमोल्डिंग का मतलब होता है जिस इक्विपमेंट से आप कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं, क्ले के जो पार्टिकल होते हैं उसी इक्विपमेंट से चिपक जाते हैं, तो इसे बोलते हैं रीमोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीमोल्डिंग। तो इसी वजह से क्ले के लिए रिलेटिव डेंसिटी पैरामीटर और सिल्ट के लिए रिलेटिव डेंसिटी पैरामीटर क्लासिफाई नहीं करते हैं। वहां पे हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स को पढ़ते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स को पढ़ते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को पढ़ते हैं, टफनेस पढ़ते हैं, और सारे पैरामीटर्स वहां पे, एक्टिविटी पढ़ते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ लिया, अब कुछ और इस पे कहानी बनती है कि सपोज कई बार क्या होता है कि आपको वाइड रेशियो ना दे करके कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स वहां पे आपको डेंसिटी के टर्म में आंसर होता है। तो अब इस चीज को हम डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो वैल्यू कैसी आती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डेंसिटी के टर्म में पूछ लेता है, वॉल्यूम के टर्म में पूछ लेता है। तो इस फार्मूले को डेंसिटी के टर्म में कैसे ले जाएंगे और आपको वॉल्यूम के टर्म में कैसे ले जाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन हमारा फ्रेंड्स है वो ये है कि हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो हमको यहां पे देखना है। तो जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हमें ये करना है कि इस फार्मूले से कैसे वैल्यू चेंज होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मेंस में भी ईएस में 10 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके क्या कहते हैं एसएससी जेईई में भी ऑब्जेक्टिव 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, और भी स्टेट लेवल जितने एग्जाम देखोगे वहां पे पूछा जाता है। तो हमको यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, और मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पे सब पे न्यूमेरिकल जरूर करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से क्या होता है कि मुझे क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है और कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे, थ्योरी करके निकल जाओगे, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। हम अच्छे से पढ़ेंगे, सॉइल को टाइम देंगे, जो चीज अच्छे से पढ़ना, लेकिन एक बार अच्छे से लाइफ में हमको पढ़ना है, बार बार नहीं कि हम यहां लेक्चर पढ़ रहे हैं वहां लेक्चर पढ़ रहे हैं, एक जगह पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, समझना है। तो आइए हम लोग जो डिस्कस करेंगे अगला जो टॉपिक है दैट इज वो भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या कि जो पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स है यहां पे, वो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं कि हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो पैरामीटर्स थे, सबसे पहले हम ड्राई एनालिसिस को लेते हैं। यहां पे ड्राई एनालिसिस, ड्राई एनालिसिस, ड्राई एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एक टर्म आता है यहां पे सबसे पहले ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं ड्राई डेंसिटी की? ड्राई डेंसिटी का फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो हमने वाइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर के टर्म में पढ़ा था, क्या? गामा डी इज इक्वल टू, इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स पुरानी क्लासेस का आप रिवीजन करोगे तो आपको बार बार चीजें फिर से रिकॉल हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड 1+E। ये एक जनरल फार्मूला है। अब इसको डेंसेस्ट स्टेट में कैसे ले जाना है और मिनिमम जो आपका लूजेस्ट स्टेट होगा उसमें कैसे ले जाना है। अब इसको फ्रेंड समझते हैं पहले। सपोज अगर मुझे नेचुरल स्टेट में होगा, तो नेचुरल स्टेट में अगर आप सबसे पहले मैं बात कर लूं, दैट इज पहले इसको कन्वर्ट करता हूं। अगर मैं इसको चेंज करूं फार्मूले को, तो आप देखोगे कि यहां पे 1+ Γ d इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं G Γ W डिवाइड बाई 1+E, तो 1+E इज इक्वल टू अगर आप देखोगे G Γ W डिवाइड बाई Γ D। क्लियर? अब फ्रेंड्स यहां पे वाइड रेशियो की अगर बात करें तो G Γ W डिवाइड बाई Γ D -1। ये एक जनरल फॉर्म हमारा वाइड रेशियो के टर्म में निकल गया। अब आप देखोगे कि यहां पे जो अगर गामा डी नेचुरल फॉर्म में होगा तो वाइड रेशियो यहां पे किस फॉर्म में लिखोगे? नेचुरल फॉर्म में लिखोगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पे दूसरा जो टर्म है डेंसेस्ट स्टेट। डेंसेस्ट स्टेट, देखो भाई डेंसेस्ट स्टेट में क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और जो वाइड रेशियो होता है वो मिनिमम होता है। कैसा होता है? मिनिमम होता है। तो आप डेंसेस्ट स्टेट में देखोगे वाइड रेशियो अगर की बात करें, वाइड रेशियो वो आपका क्या रहता है? E इक्वल टू वाइड रेशियो इक्वल टू मिनिमम रहेगा और जो गामा डी रहेगा वो रहेगा गामा डी मैक्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो आप पार्टिकल जैसे ही कॉम्पैक्ट कर रहे थे, जब कॉम्पैक्ट करोगे तो इस केस में आप देखोगे पार्टिकल कॉम्पैक्ट करने के बाद काफी क्लोजर आ जाता है। जब काफी क्लोजर आ जाता है पार्टिकल, तो उस केस में आप देखोगे कॉम्पैक्शन आपने कर दिया ऊपर से, जब आप कॉम्पैक्शन कर देते हो तो वाइड रेशियो घट जाता है और डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसलिए गामा डी मैक्स मैंने लिखा और वाइड रेशियो वहां पे क्या रहेगा? बहुत ही कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। अब फ्रेंड्स यहां पे अगर हम इस जनरल फॉर्म की बात करें, या आप ऐसे कह सकते हो जितना ये वैल्यू वाइड रेशियो की घटाओगे उतना डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब इसको अगर आप डिक्रीज करोगे वाइड रेशियो को तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब आप यहां पे चेक करते हैं तो जनरल फॉर्म में अगर मैं ई मैक्स ई मिनिमम की बात करूं तो आएगा G Γ W। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो सॉलिड के लिए फिक्स होती है। यूनिट वेट ऑफ वाटर वो भी फिक्स होगा तो वो चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या होगा? यहाँ पे गामा डी क्या आ जाएगा? मैक्स आ जाएगा
और -1 फिर से आ जाएगा। सिर्फ इसी फार्मूले में क्या चेंज होगा, जहां पे गामा डी है वहां पे गामा डी मैक्स हो जाएगा, और जहां पे नेचुरल वाइड रेशियो है वहां पे मिनिमम वाइड रेशियो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे आएगा आपका ई मैक्स। अगला जो टर्म है लूजेस्ट स्टेट की बात कर लें, थर्ड टर्म जो है वो आपका क्या है, लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट स्टेट, इस केस में जो वाइड रेशियो होगा, लूज स्टेट में सॉइल है तो कैसी सॉइल रहेगी आपका, यहां पे जो वाइड है बहुत ज्यादा रहेगा, वाइड बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप लिख सकते हो वाइड रेशियो दैट इज ई मैक्स। और जब वाइड रेशियो बहुत ज्यादा रहता है तो डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो गामा डी अगर आप देखोगे तो वो गामा डी मिन के बराबर होगी। तो आप यहां पे वाइड रेशियो लिख सकते हो ई मैक्स इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई, आप यहीं से चेंज कर सकते हो। जब यहां पे वाइड रेशियो आपको मैक्सिमम करना है तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो गामा डी मिन और -1। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास फार्मूला है, आपको ई मैक्स की वैल्यू पता चल गई, आपको ई मिनिमम की वैल्यू पता चल गई यहां पे, और ई नेचुरल की वैल्यू पता चल गई। आप क्या करिए, ई नेचुरल यहां पे पुट कर दीजिए, ई मैक्सिमम आप यहां पे पुट कर दीजिए, ई मिनिमम आप यहां पे पुट अप कर दीजिए, और एक आपका रिलेशन बन जाएगा। फ्रेंड्स आपको उसको याद करके नहीं रखना है, जैसे मैंने बताया बेसिक फंडा अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप वहां से निकाल सकते हो। अब देखो इसको पुटअप कर देते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको याद करने की जरूरत है, बस आपको बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो अगला हमारा यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, दैट इज आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन आएगा इंटू 100 अगर परसेंटेज में लिखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ई मैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा डी मिन -1 ये आ जाएगा। फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे, ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर मुझे नेचुरल चाहिए तो मैं ये टर्म लिखूंगा जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा डी -1, ये ब्रैकेट लग गया। उसके बाद में आप यहां पे भी ब्रैकेट लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ई मैक्स फिर जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी मिन -1, फिर से ब्रैकेट आप लगा सकते हो, माइनस यहां पे मिनिमम है तो जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी मैक्स आएगा -1 इंटू 100। क्लियर। अब फ्रेंड्स यहां पे देखिए आप कि ये जो -1 है जब ब्रैकेट से ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब प्लस हो जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, ये इससे कैंसिल। यहां पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये टर्म माइनस में जाएगा और ये वाला प्लस में, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब कैंसिल हो गया उसके बाद मैं एक काम और करूंगा, जी गामा डब्ल्यू क्या है, सब में देखो कॉमन है, ऊपर से भी देखोगे तो कॉमन, जी गामा डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू और जी गामा डब्ल्यू। तो मैं जी गामा डब्ल्यू क्या किया, ऊपर से कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई जी गामा डब्ल्यू। इस तरीके से अगर आप करोगे यह आएगा 1 अपान गामा डी मेन -1 अपान गामा डी डिवाइड बाई 1 अपान गामा डी मेन -1 अपान गामा डी मैक्स। क्लियर। यहां पे इसके साथ ऐड करिए गामा डी मेन, इसके साथ मैं लिख रहा हूं दिस इज द मेन, और इसके साथ अगर आप देखोगे तो ये आएगा टर्म दैट इज मैक्स आएगा, इंटू 100 कर दीजिए। तो आप इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। बस याद कैसे कर सकते हो ये भी एक तरीका बता देता हूं। देखो यहाँ पे जहां मैक्स है यहां मिन आएगा, ध्यान दीजिएगा, और रेसिप्रोकल करना डेंसिटी को, यूनिट वेट को कैसे याद रख सकते हो। देखो भाई यहां पे आपको पता कि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो जहां पे देखो यहां अगर आप मैक्सिमम लिखोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। लेकिन डेंसिटी को उसके साथ में आपको रेसिप्रोकल भी करना है, तो रेसिप्रोकल भी करना है तो 1 अपान लिख दीजिए। यहां पे नेचुरल था तो 1 अपान गामा डी कर दीजिए, यहां पे क्या था आपका दैट इज मैक्सिमम था तो यहां मिनिमम कर दीजिए, और जहां पे मिनिमम था वहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो याद करने का भी एक तरीका हो जाता है, अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर होगा तो आप इसको कर सकते हो।
तो इस तरीके से याद नहीं करना है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको उसके इस तरीके से याद रख सकते हो, बाकी आपको बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्री में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इसको कॉम्पैक्शन में भी हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्पैक्शन में इसका यूज होता है, जहां पे एक टर्म यूज करेंगे, हम बता देते हैं थोड़ा सा बेसिक फंडा, उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, दैट इज रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है, बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं क्या डिफरेंस रहता है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एक टर्म मैं बता देता हूं, बाद में आपको फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा यहां पे समझा देता हूं कि बेसिक रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए फ्रेंड्स, जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है ये क्या होता है, गामा डी अगर हम बात करें तो फील्ड पे रहता है रेशियो रिलेटिव कॉम्पैक्शन अपान गामा डी जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है, कहां पे रहता है, दैट इज लैब में रहता है, इनटू 100। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन वो बताता है कि डेंसिटी आप फील्ड पे निकालिए और डेंसिटी इन लैब निकालिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, रिलेटिव कॉम्पैक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। अब फ्रेंड्स एक तरीका बताता हूं याद करने का, कि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर लैब अपान फील्ड रहेगा कि फील्ड अपान लैब रहेगा। याद करने का तरीका देखो, आप बताइए कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन में लैब में डेंसिटी ज्यादा मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हो कि फील्ड पे? लैब में अच्छा प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लैब में देखोगे सारे इक्विपमेंट्स फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती है, तो आप लैब में कॉम्पैक्शन अच्छा कर सकते हो। इसका मतलब है लैब की डेंसिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और इसकी डेंसिटी क्या आएगी, फील्ड की कम आएगी। अब एक बात और समझ लो, रिलेटिव कॉम्पैक्शन कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, 1 से क्या आएगी, कम आएगी। 1 से कम तभी आ सकती है जब अपान का टर्म ज्यादा हो और ऊपर का टर्म क्या हो, कम हो। और ये कब हो सकता है, जब लैब का टर्म नीचे हो, क्योंकि लैब का टर्म जब तक नीचे नहीं रहेगा, मान लिया मैं इसको ऊपर कर दिया, मान लिया कुछ देर के लिए लैब ऊपर डेंसिटी कर दिया गामा, और यहां पे गामा हमने कर दिया मान लिया फील्ड कर दिया। अब ये वैल्यू तो भैया इससे ज्यादा होगी, गामा डी जो आप लैब देख रहे थे, दिस इज ग्रेटर देन गामा डी फील्ड हो जाएगा। तो आप देखोगे जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, दैट इज फील्ड अपॉन दिस। और एक खास बात, रिलेटिव कंपैक्शन इज यूजफुल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल as well as फाइन ग्रेन सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन ग्रेन सॉइल, ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कॉम्पैक्शन में आप देखोगे कोर्स ग्रेन सॉइल का भी कॉम्पैक्शन करते हैं और फाइन ग्रेन सॉइल का भी कॉम्पैक्शन हम लोग करते हैं। लेकिन आपने अभी देखो क्या टर्म पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स पढ़ा, ये सिर्फ किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए वैलिड होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। अब देखो यहां पे क्या है कि जो डेंसिटी हम लोग निकाल रहे थे, एक तो गामा डी जो मैक्सिमम है इसका भी फार्मूला पूछा जाता है, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किसमें, कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि एक वॉल्यूम के टर्म में क्या फार्मूला हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि वॉल्यूम के टर्म में क्या फार्मूला हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ईएस में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपने पढ़ा था बेसिक फंडा, फिर से मैं पुराने चैप्टर्स पे जाता हूं जहां से इसका यूज रहता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगला जो पार्ट है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वॉल्यूम के टर्म में इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाले रिलेटिव डेंसिटी अगर मान ले कभी कभी क्या होता है, अभी मैं ईएस का क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि ये जो पार्ट पूछा गया है ये किस टर्म में पूछा जाता है, वॉल्यूम में भी पूछा गया है। तो वहां पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईईएस में पूछा है कि वॉल्यूम के टर्म में आपका आंसर क्या आएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बहुत आसान है फ्रेंड्स ये वॉल्यूम का फार्मूला याद करना, क्योंकि सेम आता है कैसा, जैसे कि आपने वाइड रेशियो में पढ़ रखा है। अगर हम बात करें, आपको एक बेसिक फंडा समझाता हूं। आपने क्या पढ़ा था, आपको निकालना क्या, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, और रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर हम बात कर लें यहां पे, तो हमने क्या पढ़ा था, दैट इज सॉलिड वॉल्यूम इज इक्वल टू वी टोटल अपॉन 1 प्लस ई पढ़ा था, क्लियर। या वी टोटल को मैं यहां पे वी से डिनोट करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ई। तो v इजकल टू हो जाएगा दैट इज
VS1 प्लस E, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये बताइए, एक काम ये है, इसको मैं प्रोपोर्शनल करके लिखता हूं, क्यों? क्योंकि जो Vs होता है सॉलिड का, जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस E। ठीक है, अब एक काम ये कर सकते हो कि 1 को इधर ले आइए आप, तो आप लिख सकते हो E प्रोपोर्शनल टू V माइनस क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। क्लियर? अब वाइड रेशियो वॉल्यूम के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब हम अपनी स्टेट के केस में हम लोग यहां पे लिखेंगे। देखिए यहां पे अगर मैं E मैक्स लिखूंगा तो आएगा यहां पे V मैक्स माइनस 1। अगर मैं E मिन लिखूंगा तो यहां पे आएगा V मिन माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद अगर मैं नेचुरल की बात करूंगा तो आपका स्टेट में आएगा V माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। देखिए भाई, जब सॉइल में वाइड रेशियो जितना ज्यादा होगा, सॉइल का वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा। जब आपका वॉल्यूम कम होगा तो आपका वाइड रेशियो भी क्या होगा, कम होगा। सपोज ये सॉइल है, मान लिया ये सॉइल एक सैंपल है, मैं बात कर रहा हूं। अगर बहुत दूर दूर आपने पार्टिकल रख रखे हैं तो आप देखोगे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसी सॉइल को अगर मैं बहुत पड़ोस पड़ोस रख दूं इसे पार्टिकल्स को, तो आप देखोगे इन्हीं का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये V मैक्स हो जाएगा, जिसके केस में अगर आप देखोगे तो E मैक्स हो जाएगा। और जैसे ही इसको क्लोज रख दोगे कंटेनर में तो आप देखोगे इसी सॉइल को बोलोगे V मिन, बोलोगे वैल्यू मिनिमम, और उसके करस्पॉन्डिंग वाइड रेशियो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। अब बात कर लें ID की, तो फार्मूला E मैक्स माइनस E अपान E मैक्स माइनस E मिन इंटू 100। E मैक्स को क्या लिख सकते हो, V मैक्स माइनस 1 माइनस V माइनस दिस डिवाइड बाई V मैक्स माइनस 1 V मिन माइनस दिस इंटू 100। क्लियर? तो दिस इज द ID। देखो यहां पे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे इस साइड से, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां से 1 फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका एक फार्मूला बन के आएगा ID का, दिस इज द ID रिलेटिव डेंसिटी। आप देखोगे सेम बन के आ गया जैसे ही आप याद करते थे, V मैक्स माइनस V डिवाइड बाई V मैक्स, V यहाँ पे वॉल्यूम है, मैक्स माइनस V मिन इंटू 100। क्लियर? तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब मैं यहां पे लिख देता हूं जो टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं कि V मैक्स का मतलब क्या है, वैल्यूम इन लूजेस्ट स्टेट है कि क्या है, उसके केस में यहां पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है लैंग्वेज फॉर्म में। V मैक्स वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इन लूजेस्ट स्टेट। उसके बाद में बात करूं V मिनिमम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है, डेंसेस्ट स्टेट में रहता है, घना ज्यादा रहता है। उसके बाद में V की बात करूं तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट, किस में रहेगा, नेचुरल स्टेट में रहेगा। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते आपके हैं। ये तो आपका था क्या, सारी चीजें हमने देखी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि 2 न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से कि न्यूमेरिकल कैसे लगा सकते हैं। अभी हमने थ्योरी पूरी क्लियर की, अब इस पे करेंगे न्यूमेरिकल। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस पे न्यूमेरिकल करेंगे जरूर साथ में, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफी ज्यादा आपके अच्छे हो जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे अब न्यूमेरिकल से। 2 न्यूमेरिकल हैं, एक IES में दोनों पूछे गए हैं, और वो आप ऑब्जेक्टिव आप घर से भी कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। इस तरीके से हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसको देखना है। IES में 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और IES ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया, गेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे अभी यहाँ पे टॉपिक जो कि आपका पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका IES 2004 में पूछा गया है, ठीक है, 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सैंपल ऑफ सैंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ, अ सैंपल ऑफ सैंड हैज a volume of 1000 ml in its natural state, उसने बता रखा है किसमें, नेचुरल स्टेट में, मतलब वॉल्यूम इन नेचुरल स्टेट में दे रखा है। फिर इट्स मिनिमम, आगे क्या बोला है इसने क्वेश्चन में बोला है इट्स मिनिमम वैल्यूम, when compacted क्या होता है, सॉइल को कंपैक्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कंपैक्टेड इज 750 ml इसने बता रखा है, ठीक है। when gently poured, पोरिंग समझते हो, किसी चीज में गिराना होता है। सपोज आप सैंपल लेके आए और आपने क्या कर दिया, किसी दूसरे कंटेनर में पोरिंग कर दिया, गिरा दिया, तो उसे बोलते हैं poured, ठीक है। क्या बोला, when gently poured, gently का मतलब बहुत ही स्मूथली आपने वहां पे काम किया, gently poured into a measuring cylinder, its maximum possible volume, अब देखिए भैया ये लूज स्टेट में चला गया, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज 1320 ml, क्लियर। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, अभी हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। पहला ऑप्शन है दैट इज ए 56%, उसके बाद में बी है 52%, उसके बाद में सी है आपका 58% और डी जो है वो आपका 60% है, क्लियर। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था, पहले तो हम जनरल ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम पढ़ लिया था, लेकिन भैया क्वेश्चन IES ने कैसे पूछा, वॉल्यूम के टर्म में पूछ लिया। तो जब तक आपको बेसिक क्लियर था, लेकिन अगर आपने इक्वेशन को चेंज नहीं किया तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने क्या किया था, उसका एक जनरल फॉर्म में डेराइव कर लिया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और ऐसे क्वेश्चन SSC JEE में रिपीट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। एक सैंपल ऑफ सैंड है, किसका है, सैंड है। भाई सैंड ही ले सकते हो, क्ले थोड़ी ले सकते हो, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो पैरामीटर है डिफाइन फॉर किसके लिए, सैंड एंड ग्रेवल। तो एक बात तो मुझे यही समझ में आ गई, दिस पैरामीटर फॉर रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1000 ml, 1000 इट्स नेचुरल स्टेट। उसने बता दिया कि जो वॉल्यूम है वो किस में है, नेचुरल स्टेट में है। इसका मतलब है कि गिवन डेटा में अगर बात करें, गिवन डेटा देखिए मेंस में लगाना है तब गिवन डेटा लिखना है, लेकिन अगर प्री में लगाना है तो कोई गिवन डेटा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप रफली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे वी नेचुरल स्टेट की अगर बात करें तो कितना दिया गया है, दैट इज 1000 ml, क्लियर। फिर क्या किया गया है, इट्स मिनिमम वॉल्यूम व्हेन कंपैक्टेड, जब किसी सॉइल को कंपैक्ट करते हैं तो उस सॉइल का जो वॉल्यूम होता है कंप्राइज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे बोलते हैं मिनिमम। तो आप लिख सकते हो वी मिनिमम इज इक्वल टू 750 ml, ये आपका हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं, फिर उसको क्या किया, जनरली पोवर्ड कर दिया। जनरली जब पोवर्ड किया इनटू मेजरिंग सिलेंडर, तब आप देखोगे उसके पार्टिकल बिखर जाएंगे। जब बिखर जाएंगे तो वो सॉइल कैसी हो जाती है, आपकी लूज स्टेट में हो जाती है। उसके केस में आप मैक्सिमम वैल्यू कितना लिख सकते हो, दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू 1320 ml, ठीक है। कितना लिख सकते हो, 1320 ml। अब फार्मूला मुझे पता है ID का, दैट इज वी मैक्स माइनस वी नेचुरल अपान वी मैक्स
माइनस वी मिनिमम इंटू 100, ये लिख सकते हो। अब आप बताइए वी मैक्सिमम 1320 है, उसके बाद में वी नेचुरल 750 है, उसके बाद में आप वी मैक्स फिर से 1320 पुट करोगे और वो वी मिनिमम आप देखोगे कितना है 700, सॉरी वी नेचुरल आप यहाँ पे पुट करोगे दैट इज 1000 अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद में आप पुट करोगे 750 पुट कर दिया, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। यहां से आंसर आएगा ऊपर 320 आएगा, और यहाँ पे 0 से 0 जाएगा, 12 में से 5 गया 7 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 12 में से 7 गया 5 आएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 100। आप सॉल्व करोगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आता है वो आपका आता है दैट इज 56%। 56%। तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है प्री में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी फास्ट करना आना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन आता होगा लेकिन सही समय कम टाइम में आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो आपका टाइम किल हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अपने ऑब्जेक्टिव जो पेपर लगाते समय कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। आपको मैनुअल करना है, कैसे भी सीखना है आपको करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पूछा गया है आईईएस में 10 नंबर में पूछा गया है, जिसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, जो कि गेट में भी पूछा गया सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। ये भी पूछा गया था आईईएस में। देखिए आईईएस के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, गेट के भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहते हैं। जब हम उन क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर एसएससी जेईई में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आईईएस में चीजें ब्रॉड हैं, काफी लेंदी हैं। जब वहां से कॉन्सेप्ट अच्छे हमारे बन जाते हैं फिर मुझे एसएससी जेईई हो या कोई भी एग्जाम उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल। इस हिसाब से हमको यहाँ पे पढ़ना है। इसीलिए मैं जो क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, चाहे वो गेट का स्टूडेंट क्लास में रहेगा उसको भी समझ में आएगा, और चाहे वो आईईएस का होगा उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एक एक चीज डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे जहां तक हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है जो कि आपका आईईएस में पूछा गया है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईईएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईईएस, दिस इज द आईईएस 2000 में पूछा गया है, प्लस गेट में भी पूछा गया है। गेट में कब आया है, दैट इज गेट में भी है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज गेट 2000, ये आपका 14 में पूछा गया। इसी कॉन्सेप्ट पे सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज किया लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है, ऑफ सैंड अबव वाटर टेबल, वाटर टेबल के ऊपर का एक सैंपल ले लिया गया है, ठीक है। वाटर टेबल वाज फाउंड टू हैव a नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, उसने बता रखा कि नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ऑफ 15%, ऑफ 15% मतलब 15%, ठीक है। 15% के बारे में उसने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, एंड अ यूनिट वेट ऑफ 18.84 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बोल रखा है। उसके बाद में लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ड्राइड सैंपल, उसके बाद में बोला है लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ ड्राइड सैंपल, टेस्ट ऑन अ ड्राइड सैंपल इंडिकेटेड वैल्यू, इंडिकेटेड का मतलब प्रदर्शित करना, इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ 0.5 and 0.85 minimum and maximum wide ratio, minimum and maximum wide ratio, minimum and maximum wide ratio respectively,
रिस्पेक्टिवली। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा फॉर डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट स्टेट, फॉर डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट, फॉर डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट स्टेट उसने बता रखा है। मिनिमम किसके लिए हो सकता है, मिनिमम वाइड रेशियो तब होगा जब डेंस स्टेट में सॉइल होगी, और लूज कब होगा, जब आपकी सॉइल वहां पे जब रहेगी लूज स्टेट में आपका मैक्सिमम वाइड रेशियो रहता है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द, क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द, यहां से मैं लिखता हूं, दैट इज कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, calculate the degree of saturation and relative density and relative density, assume capital G, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने दे रखा है, दैट इज 2.65 मेंशन किया। और ये क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्क्स में पूछा गया था, और एसएससी जेई में भी ये आने के चांसेस हैं, मेंस में भी और प्री में भी आने के चांसेस हैं। क्या हो गया, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन का डिस्कशन करें, जो डेटा आपका लिया गया है उस डेटा में अगर हम बात करें तो देखो क्या क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। अ सैंपल ऑफ सैंड है, उसके बाद में वाटर टेबल हैज फाउंड टू हैव नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट of 15% and unit weight of 18.84 kilonewton per meter cube. Laboratory test on the dried sample indicated values of इतना इतना। अब देखो पहले ये समझते हैं गिवन डेटा में क्या है। गिवन डेटा पहले मुझे ये समझना जरूरी है। देखिए वाटर कंटेंट की बात करें तो उसने दे रखा है कितना 15%, और ये 15% अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हो 0.15%। दूसरी बात करें उसी केस में उसने गामा दे रखा है। अब एक खास बात ये, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आप यूनिट वेट आप इतना, मतलब जो डेंसिटी दी गई है वो बल्क यूनिट वेट है। बल्क यूनिट के कितना वैल्यू दे रखा है 18.84 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए मेरे पास ई मैक्स अवेलेबल है और ई मिन अवेलेबल है। तो यहां पे मैं देखूं तो ई मैक्स की वैल्यू जो दे रखा है 0.85 है, और जो ई मिनिमम है वो वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 0.5 हो गई। क्लियर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास ई नेचुरल नहीं है, जो कि आपको सबसे पहले ई नेचुरल निकालना पड़ेगा। जब तक आपको ई नेचुरल नहीं पता होगा आप रिलेटिव डेंसिटी नहीं निकाल सकते। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे निकालना चाहिए नेचुरल वाइड रेशियो। जब नेचुरल वाइड रेशियो पता चल जाएगा फिर हम सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गामा बल्क क्या होता है, G प्लस एस ई अपान 1 प्लस ई ब्रैकेट इंटू गामा डब्ल्यू। गामा बल्क है 18.84, G की वैल्यू है, अगर मैं एक और रिलेशन लगाऊं ब्रैकेट में जी डब्ल्यू इजकल टू एस ई, तो मैं एस ई की जगह पे जी डब्ल्यू पुट कर सकता हूं। जी डब्ल्यू यहाँ पे जी डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई ब्रैकेट इंटू गामा डब्ल्यू। 18.84 जी की वैल्यू देखो हमारे पास, जी कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन लेंगे तो 2.65 ब्रैकेट में 1 प्लस क्या बचेगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू की अगर वैल्यू बात करें तो हमारे पास फ्रेंड्स कितना है 0.15 है, तो हम पुट कर देंगे 0.15 यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड बाई मुझे निकालना क्या है वाइड रेशियो इंटू 9.81। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो यहां पे आएगा 1 प्लस ई, दैट इज 1 प्लस ई आएगा दैट इज 2.65 इंटू ब्रैकेट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.15 9.81 डिवाइड बाई 18.84। ठीक है, क्लियर। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आता है। अगली अगर हम बात करें यहां से ई कैलकुलेट कर लोगे, आप ई फाइंड कर लोगे, जो भी निकल के आएगा। उसके बाद अगला टर्म हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यहां से ई फाइंड कर सकते हो आप आसानी से, आप कैलकुलेट कर लेना कितना आता है वाइड रेशियो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो वाइड रेशियो की वैल्यू है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैल्सी मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर देता।
नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज मुझे जो निकालना है GW इजकल टू दैट इज SE। यहां से मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिल जाएगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर मुझे चाहिए यहां पे तो G की वैल्यू है 2.65 इनटू, अगर आप देखोगे W की वैल्यू कितनी है 0.15, S मुझे निकालना है, E की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे। अप्रॉक्सीमेट देखो इसको कितना आंसर आ सकता है अगर मैं सॉल्व करके देखूं। यहां पे देखिए आप ये 9 है, 0.8 समथिंग करके है, तो ये आपका जाएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग के आसपास, 1.9 के आसपास, ठीक है, 1.9 के आसपास जाएगा। उसके बाद में अप्रॉक्सीमेट अगर आपको और सॉल्व करना है इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट 2.6 मान लेता हूं इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट, और इसको 1 पॉइंट अगर आप देखोगे 1.2 मान लेता हूं, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.60 1.2 डिवाइड बाई दैट इज आएगा 1.9। क्लियर। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ और भी अप्रॉक्सीमेट करना चाहूँ तो आप देखोगे कि इसको मैं 2 मान सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेट इसको आप 2 मान लीजिए, इसको 2 कर दीजिए और इसको 2.5 कर दीजिए, 2.5। इसको सॉल्व करोगे 0.6, इसको आप सॉल्व करोगे 25 छक्का 150, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी दैट इज 6 5 जा 30 और 6 2 जा कितना हो जाता है दैट इज आपका 12 और 12 और 15। ये इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको आप पुट करिए, -1 करेंगे दैट इज 1.5 के आसपास, और 1 प्लस ये आपका चल ही रहा है दैट इज यहाँ से सॉल्व करोगे तो E की वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट 0.5 के आसपास आती है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर आप करेक्ट निकाल सकते हो सकता है कि ये 0.5 के अलावा 0.55 भी आ सकता है। मेरे पास यहाँ पे कैल्सी अवेलेबल नहीं था आज, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन आप जब सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे कैल्सी का यूज करके इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करोगे S इंटू, मान लिया मैंने 0.5 पुट कर दिया, ये सही नहीं है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा तब आप बताइएगा। तो 2.65 इंटू 0.15, मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा S का वो आपका निकल के आता है दैट इज 67.74%। ये निकल के आपका आंसर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता चल गया, ठीक है। हो सकता है वाइड रेशियो आपका अलग कुछ निकल के आया, आप वो पुट करेंगे, लेकिन ये आंसर आपका करेक्ट है, ये ठीक है, फाइनल आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है, जो लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लास्ट हमारे में बात अगर हम करें तो वहां पे वो क्वेश्चन में ये पूछा रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें तो E मैक्स माइनस E अपान E मैक्स माइनस E मिन इंटू 100। E मैक्स की वैल्यू आपके पास है 0.85 माइनस E नेचुरल आपने सपोज 0.5 निकाल लिया, डिवाइड बाई E मैक्स की अगर बात करें तो आपके पास 0.85 है, माइनस E मिनिमम की वैल्यू आपके पास है 0.5 के आसपास, 0.5 से कुछ ये ज़्यादा आएगा, अभी अप्रॉक्सीमेट हम नहीं कह सकते, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा। सपोज इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 0.65 के आसपास आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ पे आपको चेंज किया था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये 0.5 के आसपास आंसर आता है। तो आप इस तरीके से वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आप टर्म अगर देखोगे तो ये ज़्यादा का टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे कम का टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है इंटू 100। तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 75.19%। तो आप इसको एक बार प्लीज़, आज कैल्सी नहीं था उसके लिए सॉरी, लेकिन अगली बार जो है कैलकुलेशन आपको करके मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कैलकुलेटर है आप अच्छे से कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकालिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे मिल जाए। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल था जो कि IES में पूछा हुआ था 10 मार्क्स में। इसको हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया। पहले कौन सा पैरामीटर देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बेसिक क्लासेस हैं फिर से गामा बल्क यूज हुआ, GW इजकल टू ऐसी फिर से यूज हुआ। तो आप बेसिक क्लासों को अगर याद रखोगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। उसके बाद में रिलेटिव डेंसिटी निकालना था, फार्मूला लगाया E मैक्स माइनस E अपान ये नेचुरल रहेगा यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। नेचुरल वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं थी जिसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, गामा बल्क प्लस फार्मूला आपको निकालना पड़ा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फ्रेंड्स ये क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये पढ़ेंगे कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पीपेट मेथड क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।